हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है वो ईरान और इजराइल के बारे में होने वाला है। इनकी कहानी अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। दरअसल जो देश आज हमें लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, कभी ये एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। उसके पीछे का इतिहास जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ये वर्तमान हालात जो हैं वो किस तरह से क्रिएट हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी दोस्ती का दौर क्या था। दरअसल ये वक्त था 1948 का। उस समय मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह एक इजराइल नाम का देश बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो उन सब ने मिलकर इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया। तो उस वक्त इजराइल को मान्यता देने वाला जो दूसरा नंबर का जो देश था वो ईरान ही था। ये देखिए, जो देश हमें दिखाई दे रहा है ये है ईरान, ये है ईरान और ये है इजराइल। यहाँ पर रहते हैं यहूदी लोग, और ये मिडल ईस्ट में जितने भी देश हैं ये सब के सब क्या है, मुस्लिम। तो ईरान दूसरा देश था जिसने इसको देश के तौर पर मान्यता दी थी, और पहला देश था वो था तुर्की। ठीक है, उसके बाद 1948 में इजराइल को मान्यता दे दी जाती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इन दोनों ने आपसी दोस्ती को कभी जग जाहिर नहीं किया, यानी कि कभी भी खुलकर ये नहीं बताया कि ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। सब कुछ पर्दे के पीछे से ही होता रहता था। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि दरअसल 1953 में जब भारत अपना छठा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो मिडल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये जो इलाका दिखाई दे रहा है ये है मिडल ईस्ट वाला इलाका। ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है CIA, ये ईरान की, ये देखिए, ईरान में एक चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी। तो अमेरिका की जो एजेंसी है CIA, ये इसको हटाकर अपनी कठपुतली सरकार बिठाने में लगी हुई थी। ठीक है, और इसको अंजाम दे रहा था ईरान का ही सेना जनरल फजलुल्लाह जाहिदी, यानी कि ईरान का एक सेना जनरल था, वो इसको हटाकर तख्ता पलट करने की तैयारी में लगा हुआ था अमेरिका के साथ। ठीक है, तो इस तरह अमेरिका जो है वो ईरान में कठपुतली सरकार बिठाकर उसके जो फैसले वो अपने अकॉर्डिंग लेना चाहता था, और इस तरह ईरान और इजराइल की दोस्ती जो है वो एक गहरी दोस्ती बनने में लग जाती है। ठीक है, अब जैसे ये बात ना ईरान के राष्ट्रपति को पता चलती है कि जो सेना नायक है वही हमारा तख्ता पलट करने पर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, जाहिदी को अरेस्ट करवा लेता है। मतलब जितने भी जो लोग होते हैं जो कि विरोध कर रहे होते हैं उन सबको पकड़कर अरेस्ट करवा लेता है, जो कि ईरान का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब जो जाहिदी होता है वो डर के मारे भाग जाता है ईरान छोड़कर। इस कारण जो अमेरिका की रणनीति थी ईरान में तख्ता पलट करवाने की वो फेल हो जाती है। बाद में वक्त आता है 18 अगस्त 1953 का, जब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है CIA, वो ईरान में एक मैसेज भेजती है कि देखो भैया, हमारा सारा प्लान अब चौपट हो चुका है। जो रणनीति हमने ईरान में एक कठपुतली सरकार के तौर पर बनाई थी वो अब सारी क्या हो चुकी है, हमारी फेल हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो क्या कहती है अपने एजेंटों, जो एजेंट होते हैं CIA के, उनको कहते हैं कि आप वापस से USA आ जाइए ईरान छोड़कर। लेकिन CIA में एक ऐसा एजेंट था, वो नहीं चाहता था कि वो इस काम को अधूरा छोड़कर आए। ठीक है, तो उस एजेंट का जो नाम था वो था केमिट रूजवेल्ट, जो CIA का एजेंट था, जिसने CIA की बात को इग्नोर किया और कहा कि मैं जब तक इसमें सरकार का तख्ता पलट नहीं कर दूंगा ईरान में, तब तक मैं वापस अमेरिका नहीं आऊंगा। उसने CIA का जो मैसेज था वो इग्नोर कर दिया और क्या किया, वापस से ईरान में अपने मकसद को अंजाम देने में लग गया, यानी कि मैं इसको चौपट करके ही आऊंगा। ठीक है, उसका नाम था केमिट रूजवेल्ट। अब वो क्या करता है, वहां धीरे ही धीरे वापस से उस अंदरूनी सरकार को गिराने में लग जाता, जो ईरान की सरकार होती है, वापस से वो अपना काम करने में लग जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो CIA का एजेंट होता है, CIA का जो एजेंट होता है रूजवेल्ट, वो भाड़े के लोग लेके आता है, जो कि 19 अगस्त को जो ये ईरान का राजा होता है, ईरान का जो राष्ट्रपति होता है, उसके राजभवन के आगे भाड़े के लोग इकट्ठा करके विरोध करने लग जाते हैं कि हमें आपकी जो ये सरकार है वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही उनको देखते हुए जो वहां के लोकल लोग हैं वो भी उनके साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो देखते ही देखते ये आंदोलन एक बड़ा
समर्थन प्राप्त कर लेता है। और साथ ही जो शाही परिवार होता है, ईरान का शाही परिवार होता है, वो भी क्या करता है, इस आंदोलन को सपोर्ट करता है। क्योंकि शाही परिवार क्या था, अमेरिका का सपोर्टर था, यानी कि अमेरिका की जो कठपुतली सरकार बैठने वाली थी ईरान में, वो था शाही परिवार का ही बंदा। ठीक है, तो ऐसे में दबाव में आकर जो बेचारे राष्ट्रपति होते हैं मोहम्मद मोसादेग, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब होता क्या, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार गिराने में जो CIA का एजेंट है वो कामयाब हो जाता है, यानी कि अमेरिका अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। अब वहां पर अमेरिका की पसंद की सरकार यानी कि शाही शासन आ जाता है और इसे कठपुतली शासन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कठपुतली शासन है, ये आपको मैंने बताया कि अमेरिका के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे और अमेरिका क्या इजराइल का बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। तो जिस तरह अमेरिका के साथ यदि उसके अच्छे रिलेशन है, तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इजराइल के साथ भी उसके बेहतर रिलेशन रहेंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों देश हैं, ये एक दूसरे से आपस में ट्रेड करने लग जाते हैं। जो ईरान होता है ये इजराइल को तेल बेचता है, और जबकि जो इजराइल है ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है हथियारों को लेकर वो शेयर करता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद जो है वो ईरान के जो एजेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से जासूसी की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी दोस्ती किसी जमाने में इतनी ज्यादा गहरी थी कि आज जो ये युद्ध चल रहा है हमें विश्वास नहीं होगा कि इतनी दोस्ती जो है वो इस तरह से दुश्मनी में बदल गई है। ठीक है, जो ईरान की खुफिया एजेंसी उसका नाम है सावाक। ठीक है, और इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। तो मोसाद सावाक को ट्रेनिंग देती थी अपने यहाँ पर। ठीक है, तो अब मन में ये सवाल उठ रहा हो कि जब इतने गहरे इन दोनों के बीच में अच्छे फ्रेंडशिप के रिलेशन थे, तो बाद में ऐसा क्या होता है कि ऐसी क्या गाज गिरती है कि आज ये दोनों युद्ध लड़ने की नौबत में आ चुके हैं। तो भाई इसका सीधा सा जवाब है 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद क्या है, ईरान में एक इतना बड़ा आंदोलन चलता है कि जो शाही सरकार होती है वो गिर जाती है। मतलब वहां पर एक धर्म गुरु होता है, वो क्या करता है, इस राजा की पूरी जो राजशाही होती है उसको पूरा हटा देता है। ये वक्त होता है साल 1978 का। ईरान का जो राजा होता है जो कि अमेरिका का सपोर्टर होता है, वो अपने यहाँ पर एक शानदार पार्टी का आयोजन करता है। ठीक है, अब इस पार्टी में बड़े बड़े नेता, जो राजनेता हैं बड़े बड़े देशों के, वो शामिल होते हैं। इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं सिप्रो अग्नेयू, साथ ही USSR उस वक्त का जो सोवियत संघ है इसके भी कई बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं। तो उस समय ये जो पार्टी चल रही थी इन बड़े बड़े लोगों की, इसको नाम दिया जाता है कि ये शैतानों की पार्टी कह के। एक जो धार्मिक गुरु होते हैं ईरान के, वो कहते हैं कि शैतानों की पार्टी चल रही है, जिसका नाम होता है आयतुल्ला खुमैनी। ठीक है, तो जैसे ही इसको शैतानों की पार्टी कहकर खुमैनी लोगों को उनके खिलाफ एकत्रित करना शुरू कर देते हैं, शाही परिवार के खिलाफ, कि देखो ये किस तरह से अमेरिका का दूत बनकर हमारे ईरान को बर्बाद करने पे लगा हुआ। इस तरह से लोगों के मन में क्या होने लगता है, शाही परिवार के लिए विश्वास कम होने लगता है। ठीक है, अब शाही परिवार क्या है, अमेरिका का हितैषी होता है, ये खुमैनी लोगों के सामने रखता है। और शाह जो है ये हमेशा जो ईरान के हित में फैसले ना लेकर अमेरिका के हित में फैसले लेता है। तो जल्द ही जो आम लोग हैं वो खुमैनी के इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं और ये क्रांति आंदोलन जो है देखते देखते एक क्रांति का बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, तो अब मिडल ईस्ट में क्या हो जाती है, एक बहुत ही बड़ी हलचल मच जाती है। खुमैनी जो था, दिलचस्प बात यह है कि खुमैनी जो है ये शाह परिवार के खिलाफ ईरान में रहकर इतना बड़ा आंदोलन तैयार नहीं करता, ये बल्कि बाहर जाकर लोगों को एकत्रित करता है। क्योंकि जो शाह परिवार होता है वो पता चल जाता है कि ये जो खुमैनी है ये शाह परिवार के खिलाफ कभी ना कभी बगावत भविष्य में जरूर करेगा, तो उसे पहले ही ईरान से भगा देते हैं। ठीक है, 1964 में ही। अब वो बाहर रहकर क्या करता है, इस्लामिक आंदोलन खड़ा करता है और इस्लामिक क्रांति को मजबूत करता है। खुमैनी बाहर रहकर करता है। और दिलचस्प बात यह थी कि वो ईरान में नहीं था, बाहर था। ठीक है, और 1964 में जब ईरान शाही परिवार आता है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की खुमैनी मांग करता है, लेकिन शाह क्या कर देता है, उसको खारिज कर देता है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान क्या बने, एक पूरा इस्लामिक राष्ट्र बने। अगर मान लीजिए कि खुमैनी की मांग मान ली जाती तो इजराइल के साथ क्या हो जाती, उसके संबंध खराब हो जाती। क्योंकि इजराइल क्या एक यहूदी देश है और जबकि ईरान क्या है, पूरा एक शिया मुस्लिमों का देश है। तो इस तरह यहूदी और मुस्लिमों के बीच में जंग छिड़ जाती। तो इस तरह क्या होता है, खुमैनी बाहर रहकर ही आंदोलन को मजबूत करने में लग जाता है। अब जो अल जजीरा की रिपोर्ट है वो बताती है कि 1978 में करीब 20 लाख लोग
जो राजा होता है वहां का, शाह होता है, वो जो ईरान की राजधानी है तेहरान, इसमें जमा हो जाते उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। और इतने लोगों को एक साथ देखकर जो शाह की, राजा की जो सेना होती है वो भी पीछे हट जाती है कि हम जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी जन सैलाब उमड़ जाता है राजा के दरबार के आगे। अब होता है, नतीजा ये होता है कि राजा जो होता है शाह राजा पहलवी, वो देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि अब पहले कौन भागा था? पहले भागा था लोकतांत्रिक सरकार, जिसने इस राजा ने इसको भगाया था, लोकतांत्रिक सरकार ने। ठीक है, अब भागता कौन है? खुद राजा भाग जाता। क्यों? क्योंकि जो धर्म गुरु खुमैनी है वो उसके खिलाफ क्या करता है? एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेता है। अब खुमैनी जो है वो 1979 में जब पता चलता है कि राजा यहां से भाग चुका है मैदान छोड़ के, तब वो वापस ईरान की धरती पर आता है और वहां पर आकर इस देश को पूरा एक इस्लामिक देश के रूप में घोषित कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये इस्लामिक स्टेट बन जाता है ईरान, तो इसके इस्लामिक देश होते हैं वो तो सपोर्ट में आ जाते हैं, जबकि इजराइल के साथ इसके रिलेशन क्या है? बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। ठीक है, आयतुल्ला रहमानी खुमैनी जो होता है, इसमें इजराइल के साथ क्या है? सभी संबंध तोड़ दिए जाते हैं। इसके कार्यकाल में सभी संबंध तोड़ दिए जाते हैं और एक शुद्ध इस्लामिक राज्य की स्थापना की जाती है और यहां पर शरिया कानून लागू किया जाता है। ठीक है, शरीयत कानून लागू कर दिया जाता है। अब देखते ही देखते ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ने की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि खुमैनी है वो ये कहता है कि आज हम इस्लामिक स्टेट बने हैं तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका और इजराइल की नजरों में क्या होने लगे हैं? खटकने लगे हैं। तो हमें एक उनके खिलाफ सेना तैयार करनी पड़ेगी, इतनी मजबूत सेना हो कि वो इनके आगे कभी ना झुके। ये देश जो है ये फिलिस्तीन के सपोर्टर रहते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन भी क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। और इजराइल 1948 में जो फिलिस्तीन होते हैं इनको हटाकर, फिलिस्तीनियों को हटाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है और अपना इजराइल नाम का देश बसा लेता है। तो ये बात जो है ये मुस्लिम देशों को खटक रही थी कि किस तरह से फिलिस्तीन जो मुस्लिम है उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इस कारण जो खुमैनी है, ईरान का धर्मगुरु है, वो अमेरिका को बड़ा शैतान कहता था और इजराइल को छोटा शैतान। ठीक है, ये खुमैनी के शब्द थे। अब हमने देखा कि 1948 से दोनों देश क्या थे? एक बहुत ही जिगरी दोस्त थे। लेकिन जैसे इस्लामिक क्रांति 1979 में ईरान में जन्म लेती है, ये दोनों देश एक दूसरे की यात्रा तक नहीं कर सकते। यानी कि इतने बुरे हालात बन जाते हैं इजराइल के खिलाफ कि दोनों के बीच जो एयर रूट है वो बंद कर दिया जाता है। साथ ही जो इजरायली दूतावास होता है वो अब फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया जाता है। यानी कि ये जो ईरान होता है ये फिलिस्तीन का तो सपोर्टर हो जाता है और इजराइल का क्या बन जाता है? दुश्मन। तो अपनी यहां से ये दूतावास होता है इजराइल का, उसको भी हटाकर फेंक देता है और इसकी जगह क्या करता है? फिलिस्तीनी दूतावास स्थापित करता है। ये देखिए, ये है उसका धार्मिक गुरु। ईरान का जो धार्मिक गुरु है खुमैनी, वो ये बंदा है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो इन दोनों के बीच में ये है कि इन दोनों में दुश्मनी हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों मतलब के लिए एक दूसरे से हथियार खरीदते रहते थे। यानी कि ईरान का जो दुश्मन था वो केवल इजराइल नहीं था, इराक में जो तानाशाह था सद्दाम हुसैन, वो ईरान पर अचानक हमला कर देता है। 1980 की बात होती है। ठीक है, 22 सितंबर 1980। तो ईरान में शासन होता है सद्दाम हुसैन, जो कि एक तानाशाह होता है, वो ईरान का दुश्मन होता है। अब ऐसे में ईरान के पास क्या नहीं होते हैं? डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं होती हथियारों की। और वो पता है कि इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा आगे रहता, मतलब उसको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। ठीक है, अमेरिका और इजराइल के पास उन्नत टेक्नोलॉजी के हथियार है और यदि हमने इससे हथियार नहीं खरीदे तो भले ही इजराइल तो हमारा कुछ ना बिगाड़े, लेकिन इराक जरूर हमें चौपट कर सकता है। ठीक है, तब होता यह है कि ईरान पर इराक क्या करने लगा? सद्दाम हुसैन, इराक का जो तानाशाह होता है वो एयरफोर्स स्ट्राइक करने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद इराक की जो बटालियन होती है उसकी 6 टुकड़ियां ईरान के एक इलाके जिसका नाम होता है खुजेस्तान, उस इलाके में घुस जाती है। अब ईरान के क्या हो जाता है? एक तरह से पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई इस घड़ी में भले वो दुश्मन है लेकिन इस वक्त दुश्मनी को छोड़कर हमें अपने मतलब के लिए इस वक्त अपना काम निकालना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? इजराइल के सामने एक डील रखते हैं कि हमारी दुश्मनी एक तरफ, लेकिन फिलहाल इराक ने मुझ पर हमला किया है तो प्लीज इस समय मेरी मदद कीजिए। ठीक है, और ये बात क्या होती है? अमेरिका को पता नहीं होती है। ठीक है, तो इजराइल और जो ईरान है इन दोनों के बीच में हथियारों को लेकर डील हो जाती है। साथ ही इजराइल भी क्या है? हमेशा से ये सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस वक्त इस घड़ी में हमारे ईरान के साथ
रिलेशन अच्छे होते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साथ ही ईरान में इजराइल जो है इसको हथियारों का एक बड़ा मार्केट भी मिलने वाला था, तो दोनों के अपने अपने फायदे थे। ईरान को मार्केट मिलने वाला था और साथ ही उसके जो रिलेशन भूतकाल में खराब हुए थे 1979 में, अब वो एक मौका तलाश रहा था इजराइल की, कहीं ना कहीं शायद ये एक अच्छी गुंजाइश है जहां पर हम ईरान के साथ अपने भविष्य में अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। तो वो जो ईरान को इजराइल है वो हथियार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, अब नतीजा ये रहता है कि 2 महीने में ही ईरान के 2 लाख से ज्यादा सैनिक जो हैं वो इराक के सद्दाम हुसैन के सैनिकों द्वारा मार दिए जाते हैं। अब ईरान पर प्रेशर बढ़ने लगा, उससे जरूरत पड़ने लगी अमेरिकी हथियारों की, और अमेरिकी हथियारों का जो जत्था था वो इजराइल के पास था। साथ ही इजराइल के पास खुद की भी टेक्नोलॉजी अच्छी थी हथियारों की। अब शाह जो है वो ईरान में सत्ता कायम रखने के लिए वो क्या करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ठीक है, और वो चाहता था कि जो अमेरिकी जो मशीन है वो इस युद्ध में शामिल की जाए। ठीक है, और ईरान के पास उस वक्त जो भी हथियार उपलब्ध थे वो या तो अंग्रेजों के थे या अमेरिका के थे, तो इस उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही वो इराक को निपटा सकता था। ठीक है, तो अपना एक डेलीगेशन भेजता, मतलब डेलीगेशन होता है 5-7 लोगों का, जो शांति का संदेश लेकर कहाँ जाते हैं, इजराइल के पास जाते हैं कि देखो भैया हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है, आप हमारी दुश्मनी को तो एक साइड में रखते हुए प्लीज हमें इस समय में क्या दीजिए, हथियार दीजिए, और बाकी की दुश्मनी जो है वो हम बाद में निपटा लेंगे, जो हमारे आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपकी सख्त जरूरत है। तो ईरान के और इजराइल के बीच में एक सीक्रेट डील होती है, ये बात अमेरिका को भी नहीं पता होती है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को स्कॉर्पियन टैंक भेजता है और फाइटर जेट्स भेजता है। ठीक है, इसके 250 सेट ईरान प्राप्त कर लेता है इजराइल से। ठीक है, अब इसी दौरान यूरोप से कई जहाज ईरान के चाहवार, बंदर अब्बास और बसेहर बंदरगाह पर आ जाते हैं, और माना जाता है कि इन जहाजों में हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम भेजे गए थे जो कि इजराइल ने भेजे थे इनके द्वारा, मतलब ईरान में मदद के लिए इजराइल ने जो यूरोप के कई जहाज हैं उनके द्वारा इसमें तैनात करके अपने मिसाइल सिस्टम ईरान की मदद के लिए भेजे थे। ठीक है, अब इन दोनों देशों की जो सीक्रेट डील होती है वो इस अमेरिका को पता नहीं होता है, और उस वक्त अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो होता है जिमी कार्टर। अब ये होता है एंग्री कि देखो इजराइल तुमने गलत किया है, तुमने इस सीक्रेट डील के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है, और पर्दे के पीछे चल रही इन दोनों की जो सीक्रेट डील होती है इसके बारे में इस कार्टर को पता चलता है, तो ये कहता है कि जल्दी से जल्दी अभी के अभी ईरान को हथियार भेजना इजराइल बंद करो। लेकिन ईरान क्या करने लगता है, उसके आगे हाथ जोड़ने, भाई कैसे भी करके अमेरिका को मना ले, ये तेरा बड़ा भाई है, तेरी बात कभी नहीं टालेगा। ठीक है, ऐसा करके क्या करता है, इजराइल अमेरिका को मनाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, फिर अमेरिका कहता है चलो इजराइल तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ठीक है, लेकिन मैं ईरान को कभी भी डायरेक्ट हथियार नहीं भेजूंगा, ये हथियार जो है ये मैं तुम्हारे थ्रू ही भेजूंगा। मतलब पहले अमेरिका जो है ये इजराइल को हथियार भेजेगा और बाद में इजराइल जो है, ठीक है, वो किसको भेजेगा, ईरान को भेजेगा। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में डील होती है। ये तीनों जो दुश्मन दिखाई देते हैं दुनिया को, ये तीनों पर्दे के पीछे एक तरह से क्या कर रहे थे, अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने में लगे हुए थे, मतलब एक दूसरे का पर्दे के पीछे साथ दे रहे थे। अब अमेरिका ने इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान में जितने भी लोग उसके बंधक बनाए गए थे, इस समय अमेरिका के पास मौका था क्योंकि ईरान दबाव में आ चुका था, तो उसको कहा कि मेरे जितने भी नागरिक ईरान तुमने बंधक बनाया ना, चुपचाप उसको छोड़ दो। वो सब अपने नागरिक छुटाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही इसी बीच इजराइल ने रिगन प्रशासन को ईरान की मदद के लिए तैयार कर लिया, यानी कि अमेरिका को तैयार कर लेता है इजराइल। ठीक है, हालांकि ये जो डील होती है तीनों के बीच में, इसकी भनक कानो कान पूरी संसार को कभी नहीं लगती, यानी कि ये तीनों जो हैं ये आपस में सीक्रेट डील कर लेते हैं। पहले तो 2 ही देश थे, इजराइल और ईरान, लेकिन अब अमेरिका भी इजराइल के कहने पर इसमें शामिल हो जाता है। तो ये बात जो है ये इतनी सीक्रेट रहती है कि दुनिया को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और ईरान जो अमेरिका होता है इसने वादा किया था, एक शर्त रखी थी कि ये इजराइल को हथियार भेजेगा, न कि ईरान को सीधे हथियार भेजेगा, यानी कि इजराइल के रास्ते भेजेगा ये ईरान को हथियार। ठीक है, और इसका जिम्मा जो है ये अमेरिका के एक व्यक्ति होते जिसका नाम होता है जिम्मा रॉबर्ट। ठीक है, वो अमेरिकी अधिकारी को इसका जिम्मा दिया जाता है कि वो हथियारों का ये जो सप्लाई है वो करेगा। अब इजराइल अमेरिका के साथ ईरान की मदद तो कर रहा था, लेकिन वो इस समय संतुष्ट नहीं था। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, एक तरह का दोहराव चल रहा था कि क्या पता ये
सनकी किस्म का इंसान ईरान, भले ही ये हमसे अब मदद मांग रहा है, लेकिन क्या पता आगे आने वाले समय में ये बदल जाए और वापस हमारे खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दे। ठीक है, तो अमेरिका जो ईरान को हथियार भेज रहा था वो ऐसे थे कि वो इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो जंग का रुख ही बदल दे। मतलब इजराइल ने कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रिक लगा रखी थी। ठीक है, तभी इजराइल जो है वो अपने मोसाद के जासूस होते हैं उसको काम पे लगा देता है कि भाई इसकी निगरानी करो, कहीं ये भविष्य में हमसे धोखा तो नहीं कर देगा, क्योंकि इजराइल का एक बहुत ही दिमाग वाला देश है, वो एक स्टेप आगे ही रहता है। ठीक है, अब इजराइल ने ईरान की मदद करके क्या फायदा मिला भाई, क्यों मदद की उसने? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, एक तो पहला कारण ये था कि वो उस समय अपने संबंध क्या है उसके साथ अच्छे करना चाहता था, साथ ही वो अपनी वेपन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मार्केट भी तलाश रहा था। तो ये दो थ्योरी है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक तो उसको एक बड़ा मार्केट मिल गया, साथ ही उसके जो ईरान के साथ रिलेशन खराब हुए थे वो भी सुधारने का उसके पास एक चांस था। ठीक है, सवाल ये उठता है कि क्या जो ईरान है वो इजराइल का सामना कर सकता है? दरअसल जो इजराइल है, ये देखिए ये है इजराइल, ये एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि इसके पास वेल डेवलप्ड टेक्निक है हथियारों को बनाने की। ठीक है, ये उन्नत तरीके से अपने हथियार बनाता है, जैसे कि आयरन डोम और ARO3। आयरन डोम जो है, आयरन डोम की खास बात यह है कि ये दुश्मन की जो रॉकेट होती है, मान लीजिए यदि ईरान इस पर कोई मिसाइल छोड़ता है तो आयरन डोम जो है ये इसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। ठीक है, ये दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही डिटेक्ट कर लेता है और सेना को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। तीसरी खास बात यह है कि इसके पास, यानी कि इजराइल के पास बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट है जो कि दुश्मन की मिसाइल को पहले ही एनालाइज कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इजराइल है उसका सामना करना ईरान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके पास एक उन्नत तरीके के हथियार मौजूद हैं। ठीक है, और चौथी खास बात जो है इजराइल के मिसाइल फायरिंग यूनिट की, वो है कि इसके पास इतनी ताकतवर मिसाइल फायरिंग यूनिट है जिससे तिमिर नाम की मिसाइल दागी जाती है। ठीक है, जो कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार सकती है। मतलब दुश्मन की मिसाइल को पहले ही आयरन डोम जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, बाद में जो तिमिर मिसाइल है वो उसको हवा में ही मार देती है। साथ ही जो अमेरिका है उसने ये जो मिडल ईस्ट वाला इलाका है यहाँ पर अपने कई सैनिक तैनात कर रखे, जैसे कि सीरिया है, तुर्की है, इराक है, कुवैत है, UAE। इन देशों में अपने 6,70,000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका ने तैनात कर रखे। क्यों तैनात कर रखे? ताकि जो 6,70,000 जो सैनिक है, 70,000 सैनिक है वो इजराइल की मदद कर सके, क्योंकि USA जो है वो इजराइल के बड़े भाई की तरह सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों के डिफेंस सिस्टम की कि कौन सा हमेशा डिफेंस सिस्टम में आगे रहता है। तो बात करते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम की। तो इजराइल जो है ये अपने डिफेंस बजट का, इजराइल अपने डिफेंस बजट का 2 लाख करोड़ खर्च करता है, यानी कि डिफेंस बजट पर 2 लाख करोड़ खर्च करता है। वहीं अगर ईरान की रक्षा बजट की बात करें, ईरान की रक्षा बजट की बात करें तो ये करता है 83,000 करोड़। ठीक है, यानी कि इजराइल का जो रक्षा बजट है वो ईरान की तुलना में ज्यादा है, तो इस कारण ये अब टेक्निक पर भी क्या ज्यादा कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इजराइल के पास जो टैंक है वो उसकी संख्या है 1370, जबकि ईरान के पास है 96। ठीक है, और नेवल फ्लीट जो है इजराइल के पास है 64, यानी कि नेवल जहाज जो है इजराइल के पास 64 हैं, जबकि जो ईरान है उसके पास इससे ज्यादा, यानी कि 101 इसके पास नेवल फ्लीट हैं। इसी तरह जो एयरक्राफ्ट हैं इजराइल के पास हैं 612 और ईरान के पास है 551। ठीक है, तो कहीं पर इजराइल भारी पड़ रहा है और कहीं पर ईरान। अब पूरे मिडल ईस्ट की बात करें तो पूरे मिडल ईस्ट में अशांति फैली हुई, क्योंकि पहले से ही इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चला हुआ है। ठीक है, अब ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में एक तरह से युद्ध का दौर चला हुआ है। अब मिडल ईस्ट के 4 देशों पर
इजराइल जो है वो हमला कर चुका है। इजराइल लेबनान में हमला कर चुका है। लेबनान में हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक आतंकी समूह है जिसका नाम है हिजबुल्ला, जो ये फिलिस्तीन है इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इजराइल है इसने जो हिजबुल्ला है इसके ठिकानों पर हमला किया ताकि वो इसको नष्ट कर सके। इसी तरह जो इजराइल है इसने यमन पर भी हमला किया है। ये देखिए ये वाला जो इलाका है नीचे की साइड है यमन, ठीक है। तो वहां पर भी अटैक किया क्योंकि यमन में क्या है, हुथी विद्रोही है जो कि अरब सागर में आने वाले जो जहाज है उनको रोक लेते हैं। इसी तरह से जो इजराइल है वो इराक पर भी अटैक कर देता क्योंकि वहां पर भी ईरान के जो लड़ाके हैं वो ठिकाना बनाकर रहते हैं। इस कारण जो इजराइल है जहां जहां पर इसके विरोधी लोग रहते हैं वहां पर ये जाकर उनको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है इसका कहीं ना कहीं एक वैश्विक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। साथ ही इसका वैश्विक प्रभाव जो है वो ये है कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि ईरान क्या है, एक गल्फ कंट्री में आता है और यहाँ से ज्यादातर देश जो है वो तेल आयात करते हैं, ठीक है। इससे नेचुरल गैस के भी दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम भी बढ़ेंगे। साथ ही भारत भी ईरान से एक कच्चे तेल का आयातक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध होता है तो वो पूरे वैश्विक तरीके पर प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कि इजराइल और ईरान का युद्ध क्यों हो रहा है, इनके पीछे की क्या वजह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।